जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फोर स्पेशल। आज हम डिस्कस करेंगे डीएड एचआई पेपर 5 यूनिट 3.1.2 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सक्सेस ऑफ एजुकेशनल इंटीग्रेशन। कि एजुकेशनल इंटीग्रेशन है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन कौन से जो पैरामीटर्स है उसको ध्यान में रखना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। आइए इसके बारे में जानते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं वो बच्चे के लिए ज़रूरी होते हैं कि उसको जांचना कि कब बच्चे का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट जो पॉइंट दिए गए हैं आइए उनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए बच्चे का इंटीग्रेशन करना संभव हो सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में से किस बच्चे का शैक्षिक समेकन करना है, इसका चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसके लिए इस बात का बारीकी से परीक्षण करना चाहिए कि बच्चा समेकित शिक्षा के लिए योग्य है या नहीं। किस बच्चे की पात्रता तय करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब हम बच्चे का इंटीग्रेशन करते हैं या समेकन करते हैं, हिंदी में बोलते हैं समेकन, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन, और एक इंक्लूसिव होता है समावेशित। इन दोनों वर्डों में आप कंफ्यूज मत होइए, इसको बारीकी से समझने की बात है। थोड़ा सा बस ऊपर से ओवरव्यू कर लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन और इंक्लूजन में फ़र्क क्या होता है। पहले हम इंटीग्रेशन के लिए ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर इंक्लूजन का हम आगे अगर किसी को डाउट है तो उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्या इंक्लूजन होता है और क्या क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। जो समेकन होता है उसमें सावधानी रखने की बात यह होती है कि उसमें कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ पॉइंट्स लिए जाते हैं, जिस पॉइंट्स के बेसिस पर उस बच्चे का असेसमेंट किया जाता है कि बच्चे को इंटीग्रेशन के लायक है या नहीं है, उनकी सभी आवश्यकताएं किस प्रकार से पूरी हो सकती हैं। इनमें सबसे ज़रूरी होता है कि बच्चे का जिसमें भाषा, वाणी और संप्रेषण का विकास हुआ हो, जिसमें लैंग्वेज, स्पीच एंड कम्युनिकेशन का विकास हुआ हो, और अदर स्किल्स जिससे बच्चा अपने जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस कर सके। क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। उस बच्चे के लिए जब हम शिक्षण विधि जब डिजाइन करते हैं तो वहाँ पर ज़रूरी होता है उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए बच्चा किस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करेगा, ताकि दूसरे वाले उसको समझते हुए उसको कोऑपरेट करें। ये यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट लेवल में जो दिया गया है यहाँ पर उसमें देख लेते हैं। यहाँ पर लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब बच्चे के अंदर जब भाषा का विकास होता है तो उस लेवल को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है कि लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, कि जो भाषा का विकास का स्तर है उसको किस प्रकार से बच्चे को समझाना है और किस प्रकार से बच्चे का जानना है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। किसी बच्चे के समेकन के लिए यह पूर्व आवश्यकता है कि यदि बच्चे में भाषिकीय विकास अच्छे से हुआ होगा तो शैक्षिक सफलता के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था भाषा पर आधारित है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा ओरलिज्म पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो ओवर वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है ओरलिज्म की वो है 99.9%। इतनी पॉपुलेशन है जिसको लोग ओरलिज्म के को फॉलो करते हैं। बाकी जो पॉपुलेशन बच जाती है उस वाली पॉपुलेशन को वो लोग फेस करते हैं जिसको स्पीच की प्रॉब्लम होती है या फिर सीपी केस होते हैं या फिर मेंटली डिसऑर्डर होते हैं या फिर अलग अलग एरिया से जिनको दिव्यांगता के क्षेत्र में हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो दिव्यांग होते हैं उनमें से कुछ दिव्यांगता ऐसी हैं जिसमें स्पीच प्रॉब्लम होती है, जिसमें लैंग्वेज का विकास नहीं हो पाता। जैसे कि एएसडी वाले बच्चे होते हैं उसके अंदर भी लैंग्वेज का विकास नहीं हो पाता, जबकि जो सीपी वाले बच्चे होते हैं खासकर उनमें लैंग्वेज का विकास हमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाता है। पॉली अफेक्टेड होते हैं बच्चे उनमें मिल जाता है, और ड्वार्फिज्म वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर मिल जाता है, थैलेसीमिया वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर हमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट मिल जाता है। इसलिए इस वाले रेशियो को आप एक अज्यूम करते हुए चल सकते हैं कि बस लमसम एरिया है जो पॉपुलेशन का, उसमें से इतना जो एरिया है वो ओरलिज्म को फॉलो करता है। ये यहाँ पर बताया गया है। इसमें बच्चे की जो पूर्व आवश्यकता है, पूर्व आवश्यकता में इसलिए बताया गया है कि जो हमारी सोसाइटी में बोलने वाले लोग रहते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा है कि वो कहीं ना कहीं एक साइन लैंग्वेज जो कर रहा है बच्चा उसको टेंशन नहीं दे पाते या नहीं देना चाहते। इनफैक्ट जो उसकी भाषिकी या जो आवश्यकताएं होती हैं, जो विकास है, जो एरिया है, शिक्षा का क्षेत्र है, उसको सफल बनाने के लिए बच्चे के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि बच्चा अच्छे से अपनी जो नीड्स हैं उनको एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस कर सके और उनको समझ सके। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे इसके अंदर दिया गया है नेक्स्ट फेज में
लेवल ऑफ स्पीच एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। लेवल ऑफ स्पीच क्या होता है, भाषा का स्तर या फिर वाणी का स्तर क्या होता है, और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट कि कौन कौन सी जो स्किल्स हैं जो कम्युनिकेशन या संप्रेषण को प्रभावित करती हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। भाषा के साथ वाणी व संप्रेषण का विकास होना भी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक तरह से अध्यापक और बच्चों के बीच कम्युनिकेशन से ही होता है। अतः शैक्षिक समेकन के लिए वाणी व संप्रेषण का विकास मानना आवश्यक है या होना आवश्यक है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि किसी भी बच्चे के अंदर जब लैंग्वेज का डेवलपमेंट तो हो चुका उसके अंदर, अब देखते हैं उसका भाषा का स्तर कि उसकी जो स्पीच है वो किस तरह की है और जो कम्युनिकेशन स्किल है उसकी किस तरह की है। इन सब के बेसिस पर ही हम किसी भी बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि जो एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है या एजुकेशन सिस्टम है, उसमें टीचर का और बच्चे का जो कम्युनिकेशन होता है वो स्पीच और लैंग्वेज के बेस पर होता है, और उसके अंदर इम्पोर्टेंट होता है जो कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण की प्रक्रिया कि वह किस प्रकार से सफल हो पाती है। अगर बच्चे को शैक्षिक क्षेत्र में समेकन करना है, उसको इन्वॉल्व करना है, तो इसलिए बच्चे के अंदर जो शिक्षा है और जो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन है उसके एरिया में उसको दक्षता हासिल करनी होगी, या फिर वो स्किल के ऊपर उसको ग्रैस्प करना होगा अच्छे से, यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है साक्षरता कौशल। साक्षरता कौशल का मतलब हो जाता है यहाँ पे जो लर्निंग स्किल है उसके लिए। अब साक्षरता हम किस चीज़ को बोल सकते हैं, एजुकेशन को बोल सकते हैं, या फिर जो भी उसका प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है स्टार्टिंग, या फिर जिसको बेस या फाउंडेशन एजुकेशन बोल सकते हैं कि उसको कितना अच्छे से आता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा का वह पहला उद्देश्य बच्चे में साक्षरता कौशल का विकास करना होता है। यदि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में विशेष विद्यालय में अध्ययन के दौरान साक्षर कौशल का विकास हो गया है तो वह बच्चा शैक्षिक समेकन के लिए योग्य बन पाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब बच्चा विशेष विद्यालय में जाता है, विशेष विद्यालय मतलब जो स्पेशल स्कूल होता है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा जब हियरिंग इम्पेयरमेंट की या फिर किसी भी अदर डिसेबिलिटी की उसकी स्कैनिंग हो जाती है तो उसके बाद उसको डायग्नोस करते हुए उसको स्पेशल स्कूल भेजा जाता है ताकि वह एकेडमिक एरिया वो अच्छे से ग्रास्प कर सके या फिर उसको अचीव कर सके। अगर बच्चे का जो स्टार्टिंग का जो एरिया है, मोटिव है, या बेसिक जो नॉलेज है उसकी एकेडमिक की, अगर वो अच्छे से पूरी हो जाती है, बेसिक हम बोल सकते हैं कि जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड फोर्थ क्लास तक अगर बच्चे के अंदर जो एरिया है उसका अच्छे से उस पर ग्रास्प कर लेता है, बच्चा उसको अच्छे से सीख लेता है, तो उसको जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका अदर स्कूल में जाने के बाद बच्चे को किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है वो कम होगी और कुछ हद तक वह उस चीज़ में सर्वाइव कर पाएगा। ये यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे के अंदर साक्षरता कौशल होना कितना महत्वपूर्ण होता है। इसके बेसिस पर ही बच्चे का आगे का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डेवलप होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। आगे इसके अंदर दिया गया 4 पॉइंट डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी कि किसी बच्चे के अंदर जो डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब डिसेबिलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम माइल्ड और मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी के बच्चों के बारे में बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे माइल्ड कैटेगरी होती है उनको जो सुनने की क्षमता होती है उनको हल्की सी प्रॉब्लम होती है, मॉडरेट में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर हम सीवियर की बात करें तो हीयरिंग एड लगाकर इनको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इस वाले बच्चे के लिए स्पेशली जो साइन लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया जाता है, या फिर जो कोक्लियर इम्प्लांट है वो एक अलग बात हो जाती है कि इसको हम CIB बोला जाता है इसको, तो कोक्लियर इम्प्लांट के नाम से इसको हम जान सकते हैं। अब बच्चे का क्या दिया गया यहाँ पर, डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी दिया गया। अब डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी का क्या महत्व होता है, आइए इसको जानते हैं। किसी बच्चे के शैक्षिक समेकन में डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी महत्वपूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि सीवियर व प्रोफाउंड कैटेगरी वाले बच्चों के शैक्षिक समेकन कम ही सफल होते हैं, अतः शैक्षिक समेकन करते समय माइल्ड और मॉडरेट वाले बच्चों को वरीयता देनी चाहिए या रेफरेंस देना चाहिए। अब इसमें दिया गया है कि वरीयता और रेफरेंस को पहले समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंस इसको हम समझ सकते हैं कि उन बच्चों को इम्पोर्टेंस या महत्व ज़्यादा देना चाहिए जिनमें माइल्ड और मॉडरेट की कैटेगरी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो
सीवियर कैटेगरी के बच्चे हैं उनके अंदर जो सुनने की क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्टेड होती है, और प्रोफाउंड कैटेगरी के लिए तो हम समझ सकते हैं कि 100% वो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं। अब यहाँ पर जो माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी के बच्चे बताए गए हैं उनको जो कहीं ना कहीं हम हियरिंग ऐड देते हुए उनको सिखा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं और उनको भाषा और वाणी के साथ या कम्युनिकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर 5 IQ और इंटेलिजेंस, कि किसी बच्चे के अंदर जो उसका बौद्धिक स्तर है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। किसी बच्चे का शैक्षिक समेकन चुनाव करते समय उसका IQ भी ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि नॉर्मल IQ या फिर जो एडुकेटेबल कैटेगरी वाले बच्चों को ही इंटीग्रेट किया जाता है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जिन बच्चों के अंदर बौद्धिक स्तर की जो गणना दी गई है उसमें बताया गया है 90 to 110 तक जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर होता है उन बच्चों को हम इंटीग्रेशन के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी बच्चे को इंटीग्रेशन करते हुए सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की बात करते हैं तो उन बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है कहीं ना कहीं वो भी उनके लेवल में होना चाहिए। यहाँ तक कि जो बॉर्डर लाइन के जो बच्चे होते हैं हम उनको भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसके अंदर बताया गया है 6 पॉइंट। आइए इसके बारे में जानते हैं 6 पॉइंट में क्या दिया गया है। अब जो 6 पॉइंट दिया गया है उसके अंदर दिया गया मोटिवेशन या पुनर्बलन, जिसको हम बोल सकते हैं, या मोटिवेट करना या उत्साहित करना, इस चीज़ को भी हम ध्यान में ले सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का शैक्षिक समेकन करते समय उसकी रुचि और मोटिवेशन को भी ध्यान में रखा जाता है। यदि बच्चे की रुचि शिक्षा में है और वह सेल्फ मोटिवेटेड है तो ऐसे बच्चों को शैक्षिक समेकन में प्राथमिकता दी जाती है। अब यहाँ पर हम नॉर्मली भी बच्चों के लिए इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जिन बच्चों का शिक्षा में अगर एकेडमिक एरिया में रुझान ज़्यादा होता है तो उनको हम एकेडमिक लेवल, या फिर जिसका किसी वोकेशनल या फिर गेम वगैरह में इंटरेस्ट होता है तो उसको हम गेम के लिए मोटिवेट करना चाहिए। अगर यही बात अगर स्पेशल बच्चे के लिए, किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए आती है तो वहाँ पर भी हमें बच्चे की जो इंटरेस्ट है, रुचि है, उसकी जो हॉबीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए बच्चे को शैक्षिक समेकन के लिए इन्वॉल्व करना चाहिए। बच्चे का जो सेल्फ मोटिवेशन है कि कितना बच्चा खुद से ही सीखने के लिए अग्रसर है या फिर मोटिवेटेड है, कितना वह लर्निंग में ध्यान देता है, इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं हम समेकन करते हुए प्राथमिकता देते हैं, इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है कि जब बच्चा खुद से मोटिवेटेड होगा या फिर उसके अंदर खुद से लर्निंग के लिए जो एक स्किल है उसको अचीव करने की चेष्टा करेगा बच्चा, अगर उसको इन्वॉल्वमेंट अपने आप को करता है एजुकेशन सिस्टम में तो उस बच्चे को समेकन करने में या फिर उसको शिक्षा के साथ जोड़ने में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे इसके अंदर दिया गया है, आगे दिया गया इसके अंदर उपरोक्त बातों के अलावा भी बहुत से ऐसे कारक हैं जो कि बच्चे का शैक्षिक समेकन का चुनाव करते समय ध्यान में रखा जाता है, जैसे माता पिता का सहयोग, भाई बहन की स्थिति, सिबलिंग सपोर्ट, विकलांगता के प्रति नज़रिया आदि। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि माता पिता का सहयोग मतलब होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो कितने सपोर्टिव हैं, क्योंकि बच्चे को एजुकेशन के लिए स्कूल में लेकर भी जाना है, उसके अदर भी जो टास्क हैं उनमें भी हेल्प करना है बच्चे को, स्पीच थेरेपी, वोकेशनल थेरेपी या फिर ओटी थेरेपी में भी बच्चे को इन्वॉल्व करना है। इन सब बातों के लिए जो पेरेंट्स हैं उसका रोल बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें परिवार की आर्थिक स्थिति का भी कहीं ना कहीं रोल होता है। भाई बहन की स्थिति का मतलब होता है कि कितने भाई बहन हैं, वो किस प्रकार से उस बच्चे को या फिर जिस जो दिव्यांग बच्चा उनके परिवार में उसके लिए कैसा नज़रिया वो रखते हैं। अगर पॉजिटिव थॉट रखेंगे उसका तो बच्चा और भी अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। अब यहाँ पर हम सिबलिंग सपोर्ट की बात कर सकते हैं। विकलांगता के प्रति जो नज़रिया है उसकी बात कर सकते हैं कि जो सोसाइटी में जो वातावरण है बच्चे का उसमें किस प्रकार का जो एक विकलांगता के क्षेत्र में या फिर विकलांगता के प्रति नज़रिया रखा जाता है लोगों का। अगर वो लोग सपोर्टिव रहेंगे उसका तो बच्चे को भी अलग से सपोर्ट मिलेगी और वह अच्छे से अच्छा अचीवमेंट्स कर पाएगा। ये यहाँ पर बताया गया है। अब इस पॉइंट में जो हमने सीखा है, जो हमने जाना है, वो बताया गया है कि जो जो पैरामीटर्स हैं उनके बेस पर इंटीग्रेशन को कैसे आगे इन्वॉल्व किया जाता है
उन सब बातों को ध्यान में रखने के लिए ये सब जो स्टेप्स हैं वो दिए गए हैं। आइए एक बार दोबारा से इनका रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला हम पॉइंट है उनको देखते हैं। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसमें दिया गया था लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि भाषा का जो बौद्धिक जो विकास का स्तर है वो कितना हुआ है बच्चे के अंदर। सेकंड दिया गया लेवल ऑफ स्पीच एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, कि बच्चे के अंदर जो वाणी और संप्रेषण का विकास कितना हुआ है। थर्ड दिया गया साक्षरता कौशल। फोर्थ दिया गया डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी। 5 दिया गया इसके अंदर IQ एंड इंटेलिजेंस, जो बच्चे का बौद्धिक स्तर है वो कितना इफेक्टेड है। और 6 दिया गया इसके अंदर मोटिवेशन, कि बच्चा खुद से अध्ययन के लिए या फिर स्टडी के लिए कितना मोटिवेटेड है उस चीज़ को इन्वॉल्व करना। और इसके अदर एरियाज़ में जैसे फैमिली का इकोनॉमिकल स्टेटस और सिबलिंग और सोसाइटी का क्या सपोर्ट है, उन सब बातों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे ट्यूनिंग द सिस्टम फॉर बेटर इंटीग्रेशन। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी समस्या है या कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपका कोई भी सुझाव है जो हम इंटीग्रेशन करते हुए हमें ध्यान में रखना चाहिए, उस पैरामीटर को इन्वॉल्व करना चाहिए, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं ताकि हम उसके लिए भी डिस्कस कर सकें और आपका जो भी एक डाउट है या फिर सजेशन है उसको भी नेक्स्ट वाली वीडियो में शामिल कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।